हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभंगी महेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग पे। सो फ्रेंड्स, आज से जैसे कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको NIOS के नोट्स मतलब समरी प्रोवाइड करूँगी। तो आज से हम इस वीडियो में NIOS का जो ब्लॉक 508 है, 508 ओके। तो उस ब्लॉग में जो भी दिया हुआ है उसकी एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करूँगी। और इस ब्लॉग में जो बेसिकली बात की गई है, इसमें DSSB में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बेसिकली जो बात की गई है इस ब्लॉग में वो आर्ट एजुकेशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, किसके बारे में? आर्ट एजुकेशन। हाउ कैन वी प्रोवाइड art education to children, and what is the benefit of art education, and how can art will make our profession in our upcoming life. Okay, so ये आज मैं आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका ब्लॉक 508 है उसमें जो भी डिटेल्स में बातें की गई हैं उन सब बातों का एक निचोड़ देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में आगे बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है 508 से DSSB के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का बनता है। उसमें 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में से जो एक सेक्शन होगा उसमें आर्ट एजुकेशन, योगा एजुकेशन एंड द एजुकेशन डेट कनेक्ट अस फ्रॉम अवर लाइफ, ऐसी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो इससे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस बनेंगे और मैं 15 डेज में आपको ये जो 20 नंबर का जो पार्ट है वो क्लियर करा दूंगी विद MCQs। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जो NIOS का जो ब्लॉक नंबर 1 है उसमें देखिए आर्ट एजुकेशन की बात की गई है। सो व्हाट इज़ आर्ट एजुकेशन? आर्ट एजुकेशन क्या है? सबसे पहले उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या है। कला हम सबके अंदर होती है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर टीचिंग की कला है। ओके, आप अगर एक अच्छा डांस कर सकते हैं तो वो एक कला है, वो एक आर्ट है। आप अच्छी कढ़ाई कर सकते हैं, वो एक आर्ट है। आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं, वो एक आर्ट है। आप अच्छा डांस कर पा रहे हैं, आप घर को डेकोरेट कर पा रहे हैं, आप अच्छी कुकिंग कर पा रहे हैं, तो वो भी एक आर्ट है। और आप आप अच्छे आर्किटेक्चर हैं तो वो एक आर्ट है। तो आर्ट बेसिकली है क्या? आर्ट एक एक्सप्रेशन है ऑफ आइडियाज क्रिएटेड बाय ह्यूमन इमेजिनेशन, स्किल्स और इन्वेंशन। सो बेसिकली जो हम आज कर पा रहे हैं वो हम बर्थ से नहीं जानते थे। क्या आप जानते थे? क्या कैसे अगर कोई पर्सन है जो डांस में अच्छा है, क्या वो ऑलरेडी जानता था या उसको सारे स्टेप्स ऑलरेडी आते थे? वो एक इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है, एक डेवलपमेंट के थ्रू हुआ है, जो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप हुई है, स्टेप्स डेवलप हुए हैं, उसके बाद वो एक अच्छा डांस कर पा रहा है। तो आर्ट सिर्फ एक एक्सप्रेशन है हमारे आइडियाज़ का, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारी इमेजिनेशन का। ओके, तो किस किस का एक्सप्रेशन है? हमारे आइडियाज़ का। जो भी आइडियाज़ हमारे अंदर आ रहे हैं, अभी मेरे अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, मेरे अंदर बोलने की कला है, तो मैं आपको अपनी जो नॉलेज है वो कम्युनिकेट करके बता पा रही हूँ। इसके अलावा इमेजिनेशन, हमारे जो डांसर होते हैं, जो एक ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं, जो काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने का मतलब वो उसको उन बच्चों को डांस सिखाते हैं। तो अगर वो डांसर, उसके अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं होगी कि इस वाले सॉन्ग के लिए ये स्टेप्स मैं कर दूंगा या कर दूंगी, तो वो एक अच्छा डांसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इवॉल्व करनी पड़ेगी चीज़ें। ओके, स्किल्स का मीन्स होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज स्किल्स। ओके, तो उसके 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, स्किल्स वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर बाई बर्थ तो होती हैं, हमारे अंदर बाई बर्थ हैं, लेकिन हमने उन पर वर्क करके
हम उनमें इतने परफेक्ट हो गए हैं कि हमारे अंदर उस चीज़ का स्किल डेवलप हो गया है। ओके, सो अगर मेरी बर्थ होती है उसके बाद हो सकता है कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है। ओके, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, मैं अच्छा कुक कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ उस क्रिएटिविटी को, उस कुकिंग की अपनी आइडियाज़ को घर तक सीमित रखूँ, घर तक लिमिटेशन कर दूँ उसकी, तो मेरे जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। वहीं मैं कहीं यूट्यूब से, कहीं किसी अच्छे शेफ से अगर मैं सीखती हूँ तो वो मेरे अंदर स्किल डेवलप हो जाएंगे। तो स्किल्स भी किसी भी आर्ट को सीखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो और जो लास्ट है वो है इन्वेंशन। तो जब भी हमारे अगर हम अपने ये जो मैं आपको जो बोल के बता रही हूँ ना, उसको आप अच्छे से सुनिए। क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आर्ट क्या है, आपसे इसके मतलब ब्रीफ में पूछा जाएगा। तो आप मेरी बातों को सुनिए अच्छे से, ध्यान से, और फिर मैं जो क्वेश्चंस दूंगी आपको, आप उनको लगाने की कोशिश कीजिए। आर्ट एक इन्वेंशन भी है। तो आप देखते हैं आपकी जो NIOS की बुक है उसमें भी लिखा हुआ है। और बाकी में ये बात सच है। क्या बात है, जो लोग स्टार्टिंग में, अगर हम आदि मानव की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, और उसके बाद अगर हम आगे चलते जाएं, अगर हम बात करें एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं की, उनकी केव्स की बात करें, तो उसमें जो आर्ट के जो स्ट्रक्चर दिखाया गया उस टाइम का, उस टाइम पीरियड को डिनोट करता है वो, कि उस टाइम पे ह्यूमन थिंकिंग क्या थी, ह्यूमन इमेजिनेशन क्या थी। फिर धीरे 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 इमेजिनेशन बदली, थिंकिंग बदली, वो आर्ट की फॉर्म गुफाओं से हटकर एक रियलिटी में आने लगी। अब स्टैचू बनाए जाने लगे। फिर स्टैचू से हटकर वो पेज पे, वो कॉपी पर निकल के आने लगी, वो एक आर्ट के पेज पे आने लगी। ओके, तो अगर हम ड्राइंग की बात करें, अगर हम कोई स्कल्पचर की बात करें, तो इस तरीके से आर्ट का इवोल्यूशन हुआ है, और आगे और इवोल्यूशन जनरेशन टू जनरेशन होता रहेगा। तो आर्ट जो चीज़ है वो हमारे एक पर्सन ने जो भी अब तक इन्वेंशन हुए हैं उनसे क्या सीखा है, उसके अंदर क्या स्किल्स डेवलप हुए हैं, क्या उसकी इमेजिनेशन पावर है, क्या वो नए आइडिया लगा सकता है, उन सब का मिक्सचर एक आर्ट है। आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं है, एक आर्ट कला एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, तो अगर हम आर्ट एजुकेशन की बात करें, आर्ट एजुकेशन इज़ अ प्राइमरी वे टू लर्निंग। तो अब मैं अगर एक चिल्ड्रन के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, तो जब कोई बच्चा स्कूल में एंट्री लेता है तो उसको हम सीधा लिखना नहीं सिखा सकते। ओके, तो हम उसको सिर्फ सीधा लिखना ना सिखाकर हम उसको आर्ट के थ्रू उसको 1 2 3 ABCD अल्फ़ाबेट्स तक ले जाएंगे। तो हम शुरुआत आर्ट से ही करेंगे। आर्ट के लिए हम उसे कलर करने के लिए दे सकते हैं, ड्राइंग करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा NIOS की बुक में काफ़ी सारी आर्ट्स की फॉर्म का जिक्र किया गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसके बारे में मैं बात करूंगी। ओके, तो आर्ट एजुकेशन, आर्ट ही है जो प्राइमरी वे है किसी भी नई चीज़ को सीखने का। अगर हम आर्ट के थ्रू किसी चीज़ को बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि हर किसी पर्सन के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है आर्ट में इंटरेस्ट रखने की। ओके, हर पर्सन, यहाँ पे बैठे हुए जो भी पर्सन मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोगों के अंदर इनेट एबिलिटी होगी। आप सब लोग डांस करना पसंद करते हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मतलब डांस करने के लिए दे दिया जाए तो वो खुश नहीं होगा। अगर म्यूज़िक सुनकर वो खुश नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा। अगर ड्राइंग में कलर भरने के लिए आपने अगर अपने बचपन के बारे में बात करें तो कोई भी एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कलरिंग करना, जिसको ड्राइंग करना पसंद नहीं थी। हम सब लोग आर्ट का पीरियड ज़्यादा पसंद करते थे। ओके, तो आर्ट एक प्राइमरी वे है लर्निंग की शुरुआत का। तो हम बच्चों को बाय आवर फिंगर्स, बच्चे अपनी फिंगर से जो मिट्टी होती है उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखेंगे, या जो ब्लॉक है ब्लॉक को जोड़ के घर बनाएंगे, या जो क्ले है क्ले से जो क्ले को जोड़कर अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे, या कुछ भी आर्ट से कोई भी जानवर का चित्र बनाएंगे, जानवर की परछाई को कैच करेंगे पेज पे। जो होते हैं ना छोटे छोटे जो प्लास्टिक के जो जानवर आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, उनकी परछाई को। तो मतलब आर्ट के थ्रू हम बच्चों को इन सब चीज़ों से, जो उनके आगे आने वाली दुनिया है, उससे इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ट। अगर हम आर्ट के टाइप्स की बात करें तो आर्ट के 2 टाइप्स हैं। तो क्या टाइप्स हैं आर्ट के?
सबसे पहले विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट जिसे टेंजिबल आर्ट भी कहते हैं। विजुअल का मीन्स है हम उसे विजुलाइज कर सकते हैं, हम उसको अपने दिमाग में सोच सकते हैं, सोचने के बाद में हम उसे कहीं उतार सकते हैं। ओके, हम उसको कहीं रख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं बना सकते हैं अपने हैंड से। ओके, जो दूसरी तरीके की आर्ट है वो है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग का मीन्स है हम अपनी बॉडी का, हम अपनी हमारी वो जो बॉडी की प्रेजेंस है, जो हमारे आइडियाज़ हैं, उसको हम परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसके एग्जांपल लें परफॉर्मिंग के, जैसे अगर हम डांस करते हैं, तो अगर हम डांस करते हैं तो डांस में हम अपनी पूरी बॉडी को, अपने हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, हेड मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट, अपनी नेक मूवमेंट, हर किसी चीज़ का मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये परफॉर्म कर रहे हैं हम। जिस चीज़ को हम स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं उस आर्ट को हम परफॉर्मिंग आर्ट बोलेंगे। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं। ओके, तो आपने अब तक क्या परफॉर्मेंस देखी है स्टेज पर? आपने क्या क्या देखा है? आपने थिएटर देखा है, आपने आपने म्यूजिक देखा है, आपने डांस देखा, पपेट्री शो देखे, सर्कस देखा होगा, स्पोकन वर्ड्स यानी कि आप कम्युनिकेट करके अपने आइडियाज़ को शो करते हैं। मतलब आप एक स्टेज पे जाके एक ऐसे सुना रहे हैं, एक स्पीच दे रहे हैं, तो वो सारे स्पोकन वर्ड के अंदर आ जाएंगे। ओके, मैजिक देखा होगा आपने, स्टेज परफॉर्मेंस में मैजिक देखा होगा, ड्रामा देखा होगा। तो ये जो सारे आर्ट के फॉर्म दिखाए गए हैं ये हम परफॉर्म कर सकते हैं स्टेज पे जाके। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्योंकि हम इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू। आप इसमें से एक भी मुझे बता दीजिए जिसमें बॉडी मूवमेंट नहीं है। मैजिक में भी हमारी फुल बॉडी का मूवमेंट होता है, अपने हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारा हैंड मूवमेंट, नेक मूवमेंट, हमारे लेग मूवमेंट, सब कुछ होता है। पपेट्री शो में भी हम जो पपेट होता है उसको एक्सप्रेशन कराते हैं, उसको एक्सप्रेस, अपने आइडियाज़ को उस पपेट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। डांस में हम अपनी फुल बॉडी को, म्यूजिक में भी हम अपनी फीलिंग्स को स्टेज पे जाके परफॉर्म कर पाते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये जो सारी जो आर्ट की फॉर्म है वो परफॉर्मिंग आर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें विजुअल आर्ट क्या होती है? विजुअल का मीन्स आप उसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं, यानी कि आप उसे देख पा रहे हैं। तो आप अपनी आर्ट को खुद बाद में देख सकते हैं। ठीक है, आपने ड्राइंग की, आप उसे देख पा रहे हैं, आप करते जा रहे हो, देखते जा रहे हैं। ओके, तो वो विजुअलाइज आर्ट होती है। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में अगर आप, जैसे मान लो आप स्पोकन वर्ड्स बोलते हैं, आप स्टेज पे जाके स्पीच दे रहे हैं, आप उसे बाद में देख सकते हैं, ऑब्वियसली देख सकते हैं अगर आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी। लेकिन आप उसको हाल के हाल नहीं देख सकते अगर आप स्टेज पे हैं। ओके, आप उसको सिर्फ उस टाइम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, बाद में जो रिफ्लेक्शन आएगा आप उसको देख सकते हैं। ओके, लेकिन विजुअल आर्ट में आप उसे हाल के हाल देख पा रहे हैं। तो जिस आर्ट को आप करते टाइम देख पाए तो उस आर्ट को हम क्या बोलेंगे? विजुअल आर्ट बोलेंगे। तो ड्राइंग है, ड्रॉ करेंगे आप तुरंत की तुरंत, अगर आपको अच्छा नहीं बना है तो आप उसे इरेज करके दोबारा ड्रॉ करेंगे। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, स्कल्पचर जैसे गांधी जी की मूर्ति बनाई आपने, किसी भी राजनेता की मूर्ति बनाई, तो वो सारे स्कल्पचर के अंदर आ जाएंगे। डिज़ाइंस हैं, आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आप घर को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किसी की किचन डिज़ाइन कर रहे हैं कि नहीं ये पसंद नहीं आ रहा अब इसको बदल दो, यानी कि आप उसे विजुलाइज कर पा रहे हैं, आप उसे उस टाइम पे देख पा रहे हैं, और नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसे तुरंत बदल दे रहे हैं। कंटेम्प्रेरी आर्ट जो होती है, कंटेम्प्रेरी आर्ट में जो आर्ट अभी हाल फिलहाल में चल रही है, यानी कि मॉडर्न कंडीशन में जो आर्ट अभी चल रही है उसे कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलेंगे। जिससे कि अब आर्ट ने एक नया फॉर्म ले लिया है। क्या फॉर्म ले लिया है? सो कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर आर्ट की वो सारी फॉर्म्स आएगी जो कि न्यू है, जैसे फिल्म मेकिंग हो गया, एंड इसके अलावा फोटोग्राफी हो गई, फिल्म मेकिंग हो गई, और भी जैसे डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर आर्ट, ये सारी कंटेम्प्रेरी आर्ट होती है। कंटेम्प्रेरी का मीन्स है मॉडर्न आर्ट। तो इसके अलावा जो भी मॉडर्न आर्ट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, क्या डिफरेंस हुआ विजुअल आर्ट में एंड परफॉर्मिंग आर्ट में? सो जो विजुअल आर्ट होगी वो बाय यूजिंग अदर थिंग्स, यानी कि हम किसी चीज़ का यूज़ करके आर्टिस्ट जिस आर्ट को बनाएगा उसे हम विजुअल आर्ट बोलेंगे। ओके, पेपर का यूज़ एंड पेंसिल का यूज़ करके ड्राइंग बनाना, डेट मीन्स इट इज़ विजुअल आर्ट। और इसके अलावा एक ऐसी आर्ट फॉर्म के बारे में बात करें
जिसमें जो यूज़र होगा बाय यूजिंग देयर बॉडी, इफ अ परफॉर्म्स बाय यूजिंग हिज और हर बॉडी, सो द परफॉर्मेंस और द आर्टिस्ट इज नोन एज द परफॉर्मर। ओके, तो एक तो होती है परफॉर्मिंग आर्ट और एक होती है विजुअल आर्ट। तो हमने इसके बारे में यहाँ पढ़ लिया है। अब हम आगे बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द आर्ट एजुकेशन इन चिल्ड्रंस लाइफ। अदर देन दिस देर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ आर्ट इन आवर लाइफ ऑल्सो। सो चिल्ड्रन की लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में आर्ट का क्या रोल है? सबसे पहली बात तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। पर्सनल डेवलपमेंट उसको अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। हम बोलकर हर बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उससे ज़्यादा लिखकर या ड्रॉ करके या किसी ड्रामे के थ्रू अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने का हमें मौका मिलता है। इसके अलावा हम अपने आप को टेंशन फ्री कर पाते हैं। कई सारे प्रेशर्स होते हैं, अगर हम उस चीज़ से रिलेटेड, जो चीज़ का हमारे अंदर प्रेशर है, अगर हम उस चीज़ का प्रेशर किसी पेपर पे उतार दें, लाइक अगर मुझे एंगर आ रहा है और मैं यहाँ कहीं ड्राइंग करने बैठ जाऊँ और मैं अपने मन से कोई भी ड्राइंग करूँ, तो मेरा जो एंगर है वो सेल्फ ख़त्म हो जाएगा। ओके, एक और अच्छी बात लिखी गई है जो NIOS की बुक में ही लिखी है। उसमें ही लिखा हुआ है, जो आर्ट है आप उसमें देखेंगे कभी भी एंगर का शो होता ही नहीं है। अगर आप किसी भी आर्ट को बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के बारे में बात कर रही हूँ, आप कभी भी कितने भी एंगर में हो, लेकिन आपकी जो पेपर है आप कभी उस पर एंगर नहीं निकाल सकते। आपका जो एंगर है वो एक कन्वर्टेड फॉर्म में एक पेपर पे उतरेगा। चाहे तो अगर किसी गॉड के डिवोटी हैं तो आप उनकी पिक्चर बनाएंगे। अगर आप एक डायरी लिखते हैं तो आप डायरी में कुछ और बातें लिखेंगे, लेकिन वो एंगर कन्वर्टेड फॉर्म में उस पेपर पे, उस डायरी पे, उस ड्रामे में निकलेगा। ओके, सो एंगर को कन्वर्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है आर्ट। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आर्ट एक बहुत सही तरीका है। ओके, तो हमें बच्चों के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग से ही आर्ट को इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी देनी चाहिए। लाइक हमें स्टार्टिंग से ही स्कूल्स में थिएटर है, ड्रामा है, अगर हम बच्चों को थिएटर है, ड्रामा है, इसके अलावा म्यूज़िक है, स्पीच है, इस सब में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, और इसके अलावा ड्राइंग है, कुछ स्कल्पचर बनाने हैं, कुछ आर्किटेक्ट का काम करना है, छोटा मोटा, मैं बड़े की बात नहीं कर रही हूँ, NIOS की बुक में भी दे रखा है। अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से इस चीज़ में लाने की कोशिश करें तो हम एक बच्चे के अंदर जो रियल आर्टिस्टिक नेचर है वो उभार सकते हैं। क्योंकि हर किसी बच्चे के अंदर डांस की एबिलिटी नहीं है, हर किसी बच्चे के अंदर ड्राइंग की एबिलिटी नहीं है, हर किसी बच्चे के अंदर एक आर्किटेक्चर बनने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन हर बच्चे के अंदर इन सारी एबिलिटी में से एक एबिलिटी है। तो अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों से रूबरू करा देंगे तो बच्चों की जो पर्सनल एबिलिटी है, जो पर्सनल टैलेंट है, जो उनको बाय बर्थ मिला हुआ है, पर्सनल डेवलपमेंट भी आर्ट के थ्रू हो सकता है। सो बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट भी आर्ट के थ्रू हो सकता है। ओके, सो होलिस्टिक नॉलेज उसे मिलती है स्टार्टिंग से। जैसे मैंने जो भी चीज़ें बताई, अगर आप स्टार्टिंग से बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, वो ऑल राउंडर बनेगा। जरूरी नहीं वो सब में अच्छा हो, वो चीज़ किसी एक चीज़ में, दो चीज़ में अच्छा होगा, लेकिन वो सब काम कर सकता होगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उसका। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे अगर कोई बच्चा है डांस कर रहा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, वो बच्चों के साथ मिलके करेगा डांस तो उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, वो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, उसका लिटरेसी डेवलपमेंट भी होगा, उसको कल्चर के बारे में, अपने इंडिया के हेरिटेज के बारे में पता चलेगा, तो उसका इसमें लिटरेसी और उसका काफ़ी कुछ हद तक डेवलपमेंट होगा। ओके, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका टोटली हम एक आर्ट को यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन का मेन जो उद्देश्य है, जो मेन मीनिंग है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, वो एक बच्चे को ऐसा मानव बना के तैयार करना है, एक ऐसा इंसान बना के तैयार करना है जो कि अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकता है, जो कि अपनी सोसाइटी की जिम्मेदारी ले सकता है, जो कि
दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकता है, उसके लिए कुछ कर सकता है। तो एक ऐसा इंसान बना के खड़ा करना है जो कि ऑलराउंडर हो, वो हर चीज़ में, हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर सके, वो अपनी आजीविका कमा सके, वो अपने परिवार को पाल सके। ओके, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होता है। डैट मीन्स अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, अगर आपको या मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बोला जाए तो एक एक हो सकता है मेरा 2 दिन फोकस बहुत अच्छा बना रहे अगर मैं बहुत ठीक हूँ तो भी, और अगर 3 दिन भी फोकस अच्छा बन सकता है, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होगा पढ़ाई के लिए। हालांकि अगर मैं इच्छा करूँ पढ़ाई करने की तो मैं करना चाहूँगी इस पढ़ाई को, लेकिन मेरे दिमाग में प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस मैं अच्छी करना चाहती थी, जो अच्छा करना चाहती थी, वो नहीं हो पाएगा। तो बच्चों को माइंड इसका डाइवर्ट होगा अगर बच्चे का, तो उसका कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, एक आर्ट बच्चों का कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कराने में मदद करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट है, मेकिंग लाइफ एस्थेटिकल। ओके, सो सौंदर्य मतलब जीवन में सौंदर्यात्मकता का जन्म होगा, वो चीज़ों को समझ पाएगा, वो अपने चारों ओर एक आर्ट को महसूस कर पाएगा। अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो पूरा रूम एक आर्ट का एग्जाम्पल है। ये आपकी एनआईओ इसकी बुक में भी दे रखा है, पूरा रूम एक आर्ट का एग्जाम्पल है। रूम में जो आपकी कवर्ड बनी है, जो डोर बना है, जो आपके जो रूम का जो आर्किटेक्चर है, जो पूरा फैन है, बल्ब है, विंडो है, उसका स्विचेस है, सब कुछ एक आर्ट की फॉर्म है। तो एक मतलब हर चीज़ में एक सौंदर्य देखना शुरू कर देगा बच्चा। तो आर्ट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो इसके अलावा कुछ और भी आपकी जैसे बताया गया है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये बताया गया है बच्चों को आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज अगर स्टार्टिंग से दी जाए तो बच्चों को ये महसूस होगा कि किस तरीके से हम आर्किटेक्ट का यूज़ करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनआईओएस की बुक में, उसमें बोला गया है एक ब्रिज बच्चों से बनाने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया, एक सिंपल ब्रिज बनाया गया है जिसमें नीचे कोई भी उतने अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं है। तो उस सपोर्ट ना होने की वजह से अगर हम उस ब्रिज के ऊपर क्लास में हमें एक्टिविटी कराने कॉइन्स रखेंगे तो वो जो कॉइन्स हैं वो 1 से 2 कॉइन ही रख पाएगा, और उससे ज़्यादा अगर हम कॉइन रखते हैं तो वो सारे कॉइन्स गिर जाएंगे। फिर हम कुछ अलग तरीके से सपोर्ट देके उस ब्रिज को बनाते हैं तो हम उसमें 3 से 4 कॉइन रख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रिज में नीचे की साइड में ऐसे ट्रायंगल करके उसमें दिखाया गया है, शो किया गया है, इस तरीके से ब्रिज बनाएंगे तो उसका सपोर्ट सिस्टम और बढ़ जाएगा और ब्रिज होगा वो मजबूत हो जाएगा। और अगर हम साइड से वॉल भी खड़ी कर देंगे दोनों साइड से तो जो ब्रिज है उसमें बहुत सारे कॉइन्स रखे जा सकते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर जो आर्किटेक्ट का नेचर है, जो सराउंडिंग को देखने का नेचर है, कैसे कोई चीज़ मजबूत होती है, कैसे कोई चीज़ हल्की होती है, वो हमें स्टार्टिंग से ही उनके अंदर एक समाहित करना होगा, उनके अंदर ये सारी चीज़ें इनकलकेट करनी होगी। और एग्जाम्पल दिया गया है, हम क्लास में पॉटर को बुला सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो पॉटर है वो किस तरीके से एक घड़े को, एक पॉट को डाल रहा है और वो कितनी सुंदरता से एक पॉट बना रहा है। तो वो पॉट का बनना और बनाना ये भी एक आर्ट की फॉर्म है। ओके, और बच्चों के अंदर इसके अलावा सेंसिटिविटी भी डेवलप होगी कि किस तरीके से हर पर्सन हमारी सोसाइटी में एक अपना रोल प्ले कर रहा है, और उसके रोल की वजह से, और ऐसे बहुत सारे पर्सन जब अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उन रोल की वजह से हमारा लाइफ कितना इजी हो जाता है। तो एक पॉटर जिस तरीके से बर्तन बनाता है तो वो बर्तन किस तरीके से हम बना सकते हैं, बच्चे अपने आइडियाज़ देंगे, हम पॉटर का आइडिया लेंगे किस तरीके से व्हील चलता है और किस तरीके से मिट्टी में कितना कितना अमाउंट में क्या क्या पड़ेगा, वो सब आइडियाज़ बच्चों के अंदर धीरे धीरे, मैं नहीं कह रही हूँ कि बच्चे उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे, लेकिन वो उसका नेचर समझ सकेंगे। तो हमारे बचपन में भी होता था, हालांकि उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। घर से मिट्टी के फल बनाने के लिए दिए जाते थे, लेकिन स्कूल में नहीं कराया जाता था। अब स्कूल में पॉटर को बुला के बच्चों को सिखाया जाएगा, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, पॉटरी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत मज़ा आता है।
तो एक ये हम करा सकते हैं। इसके अलावा हम डांस कंपटीशन, आपकी एनआईओएस की बुक से ही उठा के बोल रही हूँ, तो ये बेनिफिट ऑफ आर्ट एजुकेशन है। डांस कंपटीशन करा सकते हैं, इससे बच्चे में डांस का नेचर डेवलप होगा। ड्रामा करा सकते हैं, ड्रामा कराने के लिए हम जैसे अगर हमें महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को नॉलेज देनी है तो महात्मा गांधी के जीवन का, उनकी लाइफ का एक रोल निकाल कर, जिससे मान लो उन्होंने इंडिपेंडेंट हमारी इंडिया को करने में क्या रोल प्ले किया है, तो उस रोल को निकाल के अपनी क्लास में एक रोल प्ले करा सकते, एक ड्रामा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बच्चे ड्रामा करेंगे। तो बच्चे महात्मा गांधी के बारे में बेसिकली अगर हम बुक से पढ़ाएं तो उससे ज़्यादा सीख सकते हैं। बुक से उतना नहीं सीख सकते हैं बच्चे, लेकिन अगर हम इस तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे महात्मा गांधी के बारे में और ब्रीफ लेवल में और डीपली जाकर उनके बारे में, उनकी जीवन की स्टडी कर सकते हैं। तो रोल प्ले बच्चों के इस तरीके के बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मदद करता है। हम हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और इसके अलावा इंग्लिश की जो स्टोरीज़ होती हैं वो भी बाय रोल प्ले एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, और बाय ड्रामा हम सिखा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इसकी मदद से हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, एक आर्टिस्टिक नेचर, एक एस्थेटिकल पर्सनैलिटी हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। बच्चों को कन्वे मैसेज, इसके अलावा बेनिफिट ऑफ आर्ट एजुकेशन, ये एक बेसिक रोल है, ठीक है। एक इनका बच्चों में बेसिक चीज़ें ये तो डेवलप होंगी, साथ में इसके अलावा बच्चे और क्या सीख सकेंगे, बच्चे सीख सकेंगे कि कैसे वो अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ओके, वो कन्वे मैसेज, इसके लिए भी एनआईओएस की बुक में एक ब्रॉड टर्म दे रखा है। अगर जो मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया है, जैसे मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, मैं उन फीलिंग्स को एक पेपर पर रख कर एक पेपर पर उतार सकती हूँ, और बाई डांस में उन फीलिंग्स को कन्वर्ट करके अपने मैसेज को कन्वे कर सकती हूँ। इसके अलावा स्पीच के थ्रू हमें अपना मैसेज कन्वे करने का मौका मिलता है। स्पीच के थ्रू हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को स्टेज पे रख सकते हैं। तो एक आर्ट के थ्रू हम बच्चों में ये नेचर डेवलप कर सकते हैं। प्रोवाइडर्स प्रोफेशन, सबसे जो बड़ा रोल प्ले करेगी, जिस चीज़ की मांग आजकल चारों तरफ है, सबसे पहले जिसको चूज़ किया जाता है वो है प्रोफेशन। तो आर्ट अगर किसी के अंदर स्किल्स हैं, आर्ट है, तो वो कोई भी प्रोफेशन अपनाकर, जो भी उसके अंदर स्किल है उससे रिलेटेड प्रोफेशन अपनाकर अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है, अपनी लाइफ को उस दिशा में ले जा सकता है, और एज अ लाइफ अर्निंग उसे ले सकता है। तो फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो अ कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ आर्ट दैट इज़ इन विजुअल फॉर्म। तो फिल्म मेकिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई। तो आर्ट को हमने, हमारे अंदर जो क्वालिटी थी आर्ट की, उसको हमने इंटीरियर डिज़ाइनर में यूज़ कर लिया और हम बन गए इंटीरियर डिज़ाइनर। सो एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ कॉस्मेटिक सर्जन, हाँ, बहुत सारे लोग जैसे होता है कि उनको मतलब फेस को समझने में, उसको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है, तो वो कॉस्मेटिक सर्जन बन गए। आर्किटेक्ट की नॉलेज रखने वाले, बचपन से अगर उस चीज़ में डाल दिया जाए बच्चों को तो उनको उसकी नॉलेज होगी। तो हो सकता है आप लोगों में से भी कई सारे लोग ऐसे हों जिसके अंदर ये आर्किटेक्ट वाली क्वालिटी हो, लेकिन उसे वो माहौल ना मिलने की वजह से वो क्वालिटी सही समय पे डेवलप ना हो पाई, वो एज ए प्रोफेशन चूज़ नहीं हो पाई है। तो आर्किटेक्चर बन सकते हैं बच्चे, सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है, आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। एक टीचर के लिए आर्ट की सारी फॉर्म से रूबरू होना ज़रूरी है, और एजुकेशन के फील्ड में भी ऑल ओवर एक टीचिंग स्किल, टीचिंग आर्ट होती है। तो ये एज ए एजुकेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। टेलीविज़न में, सीरियल्स में, सब जगह आर्ट का यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ फॉर्म्स हो गई जहाँ हम आर्ट का यूज़ एज अ प्रोफेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी, ये तो हम इसके आगे ETC लगा देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसमें हम एज अ आर्ट प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट में जो भी ब्लॉक में दे रखा है, मैं आपको उसको एक बार गो थ्रू जल्दी करा देती। सबसे पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने आर्ट की जो डेफिनेशन दी है, मे बी आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए। आर्ट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ मैन क्रिएटिव सोल टू द कॉल ऑफ द रियल। ओके, तो रियलिटी की पहचान के लिए, वास्तविकता की पहचान के लिए जो मैन की क्रिएटिव
सोल है, जो उसकी क्रिएटिव आत्मा है, उसका रेस्पॉन्स ही आर्ट है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है। इसके अलावा आगे भी है। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वाई जिन स्कूलों में आर्ट का यूज़ किया जाता है वहाँ पर चिल्ड्रन क्यों अच्छे होते हैं। और आर्ट एजुकेशन बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी लाइफ के, उनको प्राप्त करने में कैसे ज़रूरी होती है। तो इसका आंसर आपको वैसे ये इस तरीके का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ तब भी। और जो स्कल्पचर्स होती हैं और स्कल्पचर हैं और ये जो भी आर्ट की जो फॉर्म्स है वो इनर सेल्फ की तरह काम करती हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है हम उसको ऐसा एज अ आर्ट हम उसको दिखा सकते हैं। इनर सेल्फ यानी कि इनर मिरर है आर्ट जो भी है हमारा। ओके, सो ये सारी आर्ट फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दी थी। यहाँ पे बात की गई है सिर्फ इसके अलावा जो हम बैठते हैं, उठते हैं, हमारे उठने का तरीका, किसी भी ओकेशन पे, जो फेस्टिवल पे हम जो भी तैयारियां करते हैं, जो हमारा कल्चर है, और दशहरा, दिवाली, ये सब आर्ट की फॉर्म के अंदर आते हैं। उसके अंदर जो भी हमारा मिठाइयाँ बनती हैं, जो भी सजावट होती है, वो सब हम आर्ट के अंदर लेंगे। और आगे बात करें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया परफॉर्मिंग आर्ट। और परफॉर्मर कौन होते हैं। हाँ, यहाँ बात हो रही है द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड गोइंग टू द गुरुकुल, मैरिज, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, फेस्टिवल, शोइंग एंड हार्वेस्ट सेलिब्रेशन। और यहाँ पे सब लिखा हुआ है। दैट्स ये जो कल्चरल जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कल्चर परफॉर्मा होते हैं, हमारी लाइफ के परफॉर्मेंस होती है, जो हमारी लाइफ से डेथ तक चलती है, वो भी सब आर्ट के अंदर आते हैं। सो आर्ट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। जरूरी नहीं है आप सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर आर्टिस्टिक नेचर नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप एक आर्टिस्ट हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ से पूछा जरूर जाएगा। तो पंजाब है, जहाँ पर जो वीट को जब काटा जाता है मार्च से अप्रैल के महीने में, तो जो गोल्डन हार्वेस्ट, क्योंकि वीट का कलर क्या होता है, गोल्ड कलर का होता है ना, तो गोल्डन हार्वेस्ट भी कहते हैं उसे। तो जो फार्मर होते हैं लोहरी सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, लोहरी कहाँ सेलिब्रेट होती है, पंजाब में। कब सेलिब्रेट होती है, मार्च से अप्रैल में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनने वाली चीज़ है। और इसके अलावा कब बोई जाती है, ये बोई जाती है विंटर सीजन में। ओके, जब मतलब ये जो अभी चल रहा है ना, इससे 1-2 महीने यही इसी टाइम पे बोई जाती है। और जो अर्थ होती है, एंड द अर्थ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सन मेकिंग द ऑस्पिशियस पीरियड ऑफ द उत्तरायण। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, उस टाइम को उत्तरायण बोलते हैं। और जिस टाइम पे ये किया जाता है, उस टाइम पे क्या क्या मिठाई वगैरह क्या क्या ऑफर किया जाता है फायर को, रेवरी, फ्लावर और बटर और वेरियस फूड आइटम। रिलीजियस वर्शिप होती है, भगवान को थैंक यू किया जाता है कि ये सब वो हमें जो भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपको ये सब ध्यान रखना है। सो कई सारे हर स्टेट में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं उस चेंजिंग सीजन पे, क्योंकि उनकी फसल हार्वेस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, ग्लैमरस फिल्म्स और मतलब फिल्म्स वगैरह भी, ये सारी एक तो हो गया हमारा सेलिब्रेशन जो हम फसल काटने पर और ये सारे सेलिब्रेशन करते हैं, दिवाली, होली वगैरह वगैरह। और इसके अलावा ग्लैमरस फिल्म होती हैं और जो ये रियल लाइफ को एक्सप्रेस करने का काम करती हैं। ओके, तो इस तरीके से हम एक आर्ट के बारे में बता सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो मैंने आपको बताया वो बेसिक नॉलेज थी, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो टीचर होते हैं, हम जो गाते हैं, हम जो एक्ट करते हैं, और जो भी हमारे अंदर है चारों तरफ, वो सब क्या है, आर्ट की एक फॉर्म है। ओके, सो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है। जो कल्चर वगैरह सब आर्ट के अंदर आ जाएगा। ओके, सो स्कोप और आर्ट एजुकेशन का स्कोप क्या है वो मैंने आपको सब बता ही दिया है। इसके अलावा एजुकेशन कल्चरल एस्पेक्ट्स भी है, इकोनॉमिक यानी कि पैसे की कमाई भी होगी इससे, सोशल सोसाइटी में भी इसका रोल है, एजुकेशन में भी रोल है, कल्चरल एस्पेक्ट, हमारे कल्चर में भी आर्ट से परिपूर्ण है हमारा कल्चर भी। ये पर्सनल डेवलपमेंट है किसी बच्चे का, और होलिस्टिक नॉलेज उसे मिलती है। ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट है,
जो क्वेश्चंस क्या हैं जो डायरेक्ट उठ के आते हैं वो यही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी काम आती है। लर्निंग एंड द आर्ट्स क्रॉसिंग बाउंड्री स्टेटेड दैट ब्रेन कैन प्रूव दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर एक्टिव व्हाइल म्यूजिशियन आर प्लेइंग। यानी कि अगर जो म्यूजिक वगैरह आप सुनते हैं तो आपका जो कॉर्टेक्स है और जो ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और जो म्यूजिक मैन होता है उसके भी डेवलप हो जाते हैं। सो यहाँ पे बात की गई है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। सो आर्ट एक, अगर आप आर्ट की भी शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंट पे वर्क हो रहा है। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी भी है। सो जो भी बच्चे आर्ट क्लास में लेते हैं तो उनकी कैपेसिटी डेवलप होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंट उनके अंदर डेवलप होती है, हर तरीके की इंटेलिजेंट। वो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी यानी कि भाषाई डेवलपमेंट उनका अच्छा होता है, मैथमेटिकल, रीजनिंग और हर तरीके का उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है जो बच्चे आर्ट की क्लास में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सो आर्ट हमारे कन्वे करने का, हमारी मैसेज को कन्वे करने का एक तरीका ये भी मैंने आपको बता दिया। पर्सनल और प्रॉफिट ग्रोथ भी होती है इससे, और प्रोफेशन भी हमारा डेवलप होता है। तो ये सारी आर्ट की फॉर्म थी। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो मैंने आपको ये 10 मिनट में ये मतलब आपसे काफ़ी सारी, आपको काफ़ी सारी इस ब्लॉक से थ्योरी भी बता दी, आपको उसका डीप नॉलेज भी दे दी है, और इसके अलावा आपको सारी जो भी कोटेशन है जो भी किसी राइटर के थ्रू की गई हैं वो भी सब बता दी। तो आपको इससे बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्किल लर्निंग जो मेरा चैनल है, अगर उसकी जो काम हो रहा है उस पर अगर वो पसंद आता है, सो प्लीज़ मेरे चैनल स्किल लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यहाँ पे पैसे कमाना नहीं है। मेरा मेन मोटिव एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि कम समय में पर्सन का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, जिससे वो अपनी चीज़ों को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सके। सो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। और मैं ऐसे ही आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, जिन वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे सारे ब्लॉक कंप्लीट कराऊंगी सबसे पहले। सो हम 508 पर चल रहे हैं, और धीरे धीरे मैंने पहले 508 इसलिए शुरू किया, मैंने आपको बताया भी था जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी, क्योंकि 508 एक ऐसा ब्लॉक है जिसके थ्रू आप 20 मार्क्स तो पा जाएंगे, साथ में आप बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे इस ब्लॉक से। ये जितना ज़्यादा इजी है उतना ज़्यादा ये डीप भी है। सो इससे 20 मार्क्स आपके पूरे बन जाएं इतना आसान होने की वजह से, इसके लिए मैंने ये सबसे पहले शुरू किया। क्योंकि हम अगर आसान चीज़ से काम शुरू करें तो हम जब तक टफ चीज़ तक पहुंचते हैं तो टफ चीज़ भी हमारे लिए पहुंचते पहुंचते आसान बन जाती है। इसलिए मैंने 508 को शुरू किया। सो लास्ट ईयर इससे 20 नंबर का टोटल बना था, और इस साल भी 20 नंबर का इससे बनेगा। क्योंकि आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, योगा एजुकेशन ये अब टर्म हो चुके हैं बेसिक हर स्कूल में एजुकेशन के, और DTPLS भी इसको बहुत फॉलो करता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नेम स्किल लर्निंग है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू इस चैनल को देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी कमी अगर आपको मेरी वीडियो में महसूस होती है, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी पढ़ाऊँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। उस कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे और क्या पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे बदलाव करने चाहिए, आपको क्या और चाहिए चीज़ें, तो उस हिसाब से मैं उस चीज़ को सही करूँगी। अगर कोई गलती हो रही होगी तो मुझे वो बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, और उसको सुधारने के लिए भी हमेशा रेडी रहती हूँ। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।